नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। भारत सरकार में असली बॉस कौन है? मतलब वो कौन है जिसके एक फैसले से देश की दिशा ही बदल सकती है? हम राष्ट्रपति का नाम भी सुनते हैं, प्रधानमंत्री का भी, पर असल में सत्ता की चाबी किसके हाथ में है? तो आज भारतीय कार्यपालिका की इन परतों को खोलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज हम करने क्या वाले हैं? देखिए, हम सरकार नाम की इस गाड़ी के इंजन को खोलकर देखेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि इसमें दो तरह के ड्राइवर क्यों हैं। फिर देखेंगे कि कैसे केंद्र के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री, समझिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम ये भी जानेंगे कि ये सत्ता में आते कैसे हैं, फिर ये अपनी टीम को चलाते कैसे हैं, और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे, असली शक्ति का केंद्र कौन है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके दो बॉस हैं। एक है चेयरमैन, जो कंपनी का चेहरा है, जिनका सब सम्मान करते हैं, और दूसरे हैं सीईओ, जो रोज के फैसले लेते हैं और असल में कंपनी को चलाते हैं। भारत की सरकार का सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। तो घूम फिरकर सवाल वही आता है, सरकार चलाने, नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने की असली शक्ति, असल पावर है किसके पास? ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। जवाब इसी स्लाइड में छिपा है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, आप समझिए, एक जहाज के आगे लगी खूबसूरत मूर्ति की तरह हैं। वे बहुत सम्माननीय हैं, देश का प्रतीक है, पर जहाज चलाते नहीं हैं। ये है नाम मात्र के प्रमुख, यानी नॉमिनल हेड। जहाज का असली कप्तान, जो तूफानों से इसे बचाता है और मंजिल तक ले जाता है, वो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। ये है वास्तविक कार्यपालिका, यानी रियल एग्जीक्यूटिव। और मजे की बात क्या है, जो कहानी दिल्ली में है, बिल्कुल वैसी ही कहानी हर राज्य की राजधानी में भी है, एकदम पैरेलल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भूमिकाएं बिल्कुल एक आईने की तरह हैं, एक दूसरे का प्रतिबिंब। बस उनका अखाड़ा अलग अलग है, एक का दिल्ली में तो दूसरे का राज्यों में। ये दोनों अपनी अपनी सरकारों के बिल्कुल सेंटर में हैं, समझिए एक मकड़ी की तरह, जिसके बुने जाल का हर धागा उससे जुड़ा होता है। सरकार का कोई भी बड़ा काम उनकी नज़र या मंजूरी के बिना हो ही नहीं सकता। अगर आप एक की ताकत समझ गए तो दूसरे के समझना बच्चों का खेल है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है, हमारा संविधान खुद इस डिजाइन की गवाही देता है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये भारत में सत्ता का असली ब्लूप्रिंट है। देखिए, जो भूमिका आर्टिकल 74 केंद्र में प्रधानमंत्री को देता है, वही भूमिका आर्टिकल 163 राज्य में मुख्यमंत्री को देता है। ये एक सोचा समझा डिजाइन है। तो सवाल ये है कि भाई, इतनी पावरफुल कुर्सी तक ये लोग पहुंचते कैसे हैं? ये कोई सीधा साधा खेल नहीं है, ये तो शतरंज की बिसात है, जिसके नियम जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि इस खेल के नियम क्या हैं और खिलाड़ी कौन हैं। अब देखिए, कागज पर तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, लेकिन असलियत में ये उनकी मर्जी नहीं होती। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं तो राष्ट्रपति उसी नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं जिसकी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हों, मतलब जिसके पास बहुमत हो। ये एक परंपरा है जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। लेकिन अब सुनिए एक बहुत ही मजेदार बात, आप शायद हैरान हो जाएंगे। हमारे संविधान में कहीं भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को चुनने का कोई सीधा साधा लिखा हुआ तरीका है ही नहीं। जी हाँ, ये सब संसदीय परंपराओं पर चलता है, और यहीं पर एक पेंच आता है। जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तब राष्ट्रपति या राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तब वे अपने विवेक से फैसला लेते हैं कि कौन सरकार बना सकता है। और इनका कार्यकाल क्या वो 5 साल का होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो समझिए एक रस्सी पर चलने जैसा है। जब तक सदन में बहुमत का संतुलन बना हुआ है, आप सुरक्षित हैं। जिस दिन ये संतुलन बिगड़ा, खेल खत्म। तकनीकी भाषा में इसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहते हैं, पर असल में इसका मतलब है लोकसभा के विश्वास पर्यंत। अच्छा, अब बात करते हैं टीम की। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो टीम के कप्तान हैं। और कप्तान के पास क्या पावर होती है? वो तय करता है कौन खेलेगा, कहाँ खेलेगा, और अगर कोई अच्छा ना खेले तो उसे टीम से बाहर भी कर सकता है। चलिए देखते हैं कप्तान के पास क्या क्या शक्तियां हैं। इसे समझने के लिए एक शब्द याद रखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी सरकार एक ही नाव में बैठी है। अगर नाव में छेद हुआ, मतलब सरकार ने सदन में विश्वास खो दिया, तो पूरी नाव डूबेगी।
सिर्फ एक मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री समेत पूरी टीम को इस्तीफा देना पड़ता है। वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। और कप्तान के तौर पर उनकी पावर देखिए। वो ही तय करते हैं कि कौन बनेगा डिफेंस मिनिस्टर और कौन फाइनेंस मिनिस्टर। जब मन चाहे किसी का भी डिपार्टमेंट बदल सकते हैं, और अगर कोई मंत्री उनकी लाइन से हटकर काम करे तो वो उसे सीधे इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। संक्षेप में, पूरी टीम कप्तान के इशारे पर ही चलती है। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए। मान लीजिए कोई एक मंत्री, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री, इस्तीफा दे देता है, तो क्या होगा? कुछ खास नहीं, उनकी जगह कोई और आ जाएगा, सरकार तो चलती रहेगी। लेकिन अगर कप्तान ही टीम छोड़ दे, अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, तो समझिए ताश के पत्तों का पूरा महल ढह जाता है, पूरी की पूरी सरकार भंग हो जाती है। ये एक लाइन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की असली ताकत को साफ साफ बयां कर देती। शक्ति को समझना है तो इस रशियन गुड़िया को देखिए। सबसे बाहर वाली बड़ी गुड़िया है मंत्री परिषद, जिसमें सभी मंत्री होते हैं। उसके अंदर एक छोटी और ज्यादा पावरफुल गुड़िया है कैबिनेट, जिसमें 15-20 मुख्यमंत्री होते हैं और असली फैसले यहीं लिए जाते हैं। और उसके भी अंदर सबसे छोटी, सबसे ताकतवर गुड़िया किचन कैबिनेट, प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद लोगों का एक छोटा सा समूह। असली शक्ति अक्सर इसी केंद्र में सिमटी होती है। तो अब तक हमने सारे टुकड़े जोड़ लिए हैं। हम अपनी पड़ताल के बिल्कुल अंत में हैं। अब वक्त आ गया है उस एक सवाल का जवाब देने का, जिससे हमने शुरुआत की थी, कि शक्ति का असली केंद्र कौन है। संविधान का आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच की मुख्य कड़ी है। मतलब वो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है। सरकार की हर जानकारी, हर फैसला, हर फाइल उनके टावर से होकर ही गुजरती है, और सूचना पर यही नियंत्रण उन्हें अपार शक्ति देता है। लॉर्ड मॉर्ले ने क्या खूब कहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूबी मेहराब का मुख्य पत्थर कहा है। मेहराब यानी आर्च का वो पत्थर जिसे अगर निकाल दिया जाए तो पूरी की पूरी इमारत भरभरा कर गिर जाएगी। प्रधानमंत्री वही पत्थर हैं। और आइवर जेनिंग्स की ये मिसाल तो और भी जबरदस्त है। प्रधानमंत्री वो सूरज हैं जिसके चारों ओर बाकी ग्रह यानी मंत्री घूमते हैं। जैसे सौर मंडल में सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सब कुछ कंट्रोल करती है, वैसे ही सरकार में प्रधानमंत्री का अधिकार सब कुछ नियंत्रित करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि समय के साथ हमारा सिस्टम बदल गया है। कहने को तो ये एक कैबिनेट सरकार है जहां शक्ति पूरी टीम में बटी होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ये एक प्रधानमंत्रीय सरकार बन चुकी है, जहां एक व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का अधिकार ही सर्वोच्च है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, एक सिस्टम जो बनाया गया था टीम वर्क के लिए, उसमें अगर एक ही खिलाड़ी, एक ही ऑफिस इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो इसका मतलब क्या है? ये सवाल सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है। अगली बार जब आप कोई पॉलिटिकल खबर देखें तो सत्ता के इस खेल पर जरूर गौर कीजिएगा और खुद से पूछिएगा, क्या शक्ति का ये संतुलन सही है?